चलो अब आज वाली क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग की सेकंड क्लास। अब देखो फर्स्ट क्लास में हमने अपने माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, हमने समझा कि एक्चुअली इस टॉपिक का कोर सेंस क्या है। तो हमें समझ में आया कि ये एग्जैक्टली ये टॉपिक उस सिंपल सी वो जो हमने कंस्ट्रेंट्स वाले जो क्वेश्चंस करे होते थे बिल्कुल शुरू में लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्लास 11th में, तो हमें उनके साथ इसका लिंक समझ में आया और हमें समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। तो एक्सेप्ट फॉर सम वेरी सिंपल हिडन पॉइंट्स क्वेश्चन इसमें बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। तो वो लेने के लिए हमने एक तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, उस नाम को हमने फोकस करके समझा। फिर उससे ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंट बात समझी कि जो हम फेस करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली वो इस टॉपिक में आने वाली वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं। तो हमने नहीं फंसना। तो उसमें ना फंसने के लिए हमने एग्जैक्टली किस चीज़ पे टारगेट करना है वो हमने लास्ट क्लास में समझा कि किस तरीके से मेरे सामने इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब आज वाली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हर क्वेश्चन में देखो थ्योरी कुछ नहीं है, अब और कुछ कोई थ्योरी नहीं, बता दी मैंने सारी। तो अब सारा काम क्या है कि जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी सुनी हम उस थ्योरी को कॉन्फिडेंटली अपने आप अप्लाई कर दें। तो वो होगा कैसे? थ्रू क्वेश्चंस। तो आज वाली क्लास में एग्जैक्टली उस स्टोरी को जो हमने लास्ट क्लास में सुनी, जो भी थ्योरी समझी, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। कोई थ्योरी नहीं है, बहुत थ्योरी हमने कर ली। बहुत टिट्स एंड बिट्स में मान लो कि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मान लो आते रहे तो दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। पर उसके अलावा जो मेन टास्क है वो उस करे हुए काम का इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने लास्ट क्लास में सुना। तो चलो आज वाली क्लास को सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से चलाते हैं आगे। तो अब डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चंस आएंगे, उनको अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ये एक्चुअली दिस इज बेस्ड अपॉन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स वाले क्वेश्चंस करे उसको भी हमें करना आना चाहिए। वो हमें अगर उनको मैनिपुलेट करके भी दे दें तो भी हमसे होने चाहिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, ये अपने आप सॉल्व करो। अब देखो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये हमें गिवन था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब हमें दिया गया कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या है? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो हमें क्लियरिटी है कि हम वहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 100 वाली लाइन बना के शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? वो सिंपल है, याद रखना मैं अगर टेबल ना भी बनाऊँ तो वहाँ एग्ज़ाम में टेबल बना हुआ चाहिए। एक्स वाई लिख के सिंपली y को 0 डाला, x आ गया 100, फिर x को 0 डाला और y की वैल्यू निकाल ली। तो इट वाज अ डूएबल थिंग। पर चलो x को हमने 0 फिल करा तो y आ गया 50, और हमने y को 0 डाला तो x आ गया 100। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया और ये बन गई लाइन। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब हम वो रीजन कैसे पता करते हैं? एक पॉइंट डाल के। तो हमने 0 0 फिल करा, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इज़ फॉल्स। तो इसका जो रीजन बना वो ये वाला बना। हमने ये वाला पार्ट हैंडल कर लिया। अब 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये काम का है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था हमें। इसमें क्या गिवन था कि 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। उसके लिए हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन बनाएंगे। तो अब इस लाइन में कभी रिकॉल करो, हमने 11th में भी करा होता है, पर चलो अगर भूल भी गए हो तो भी कोई बात नहीं, कि जब इसमें x को 0 डालो तो y भी 0 आ जाता है, जो कि हमें विजिबल भी है कि लाइन एक्चुअली 0,0 से पास करती है। तो हमने एक पॉइंट तो ऑब्टेन कर लिया 0,0। दूसरा पॉइंट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? x को कुछ और डालेंगे। मान लो हमने x को डाल दिया 1, तो y कितना आ गया 2। तो जब हमने x को 1 डाला तो y2 आ गया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें क्या बना? x1 एंड y2, x1 एंड y2। वो x1 हो गया, y2 हो गया, तो कुछ इस तरह की लाइन बन गई। मतलब ये बहुत शुरू में होगा, पर चलो ऐसी कोई लाइन बन गई ये वाली। कलर इसका मान लो अगर मैं ब्लू ही कर दूं तो कुछ इस तरह की लाइन, ये बन गई सेकंड लाइन। अब इसमें रीजन भी आइडेंटिफाई करने में 0 0 डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 0 0 इस केस में उस लाइन के ऊपर का ही पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्लियरिटी है कि हम 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट ले लेंगे। कोई भी और पॉइंट ले लो। मान लो मैंने कोई भी और पॉइंट लेना है, मान लो मैंने यही पॉइंट ले लिया 1,0, यहाँ कहीं होगा, कोई इस तरफ होगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर। तो 1,0 जब मैंने इसमें डाला तो वो आ गया 2 इंटू 1, 2 माइनस 0 इज़ 2 आ गया आंसर। वो कैसा बना? ग्रेटर देन 0। और मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0। तो मेरे काम का रीजन इस तरफ का नहीं बनेगा, इस लाइन की तरफ का नहीं बनेगा, इसके उधर वाला बनेगा। तो ये बना मेरे काम का रीजन इस लाइन के लिए।
बड़े काम की बात है, हमने 0 इसमें 1,0 डाला और वो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा रीजन इधर वाला है। अब हमने नेक्स्ट लाइन ऑब्टेन करी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, ये भी हमने ड्रॉ करके शो कर दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 बनाया, y को 0 डाला तो x आ गया 100, यही पॉइंट आ गया, x को 0 डाला तो y आ गया 200, वो कहीं यहाँ कहीं ऊपर पॉइंट आ गया, तो वो ग्राफ पेपर के ऊपर ईजिली शो हो जाता, पर चलो ये बना। अब लेस देन इक्वल टू 200 है, हमने सेम तरीके से 0 0 डाल के चेक करा तो वो ये आ गया, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स कॉमा वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होगा, याद रखना ये भी कि अगर ये दिया होगा तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे स्टिक करोगे, नहीं तो उसके बियॉन्ड भी हो सकता है क्वेश्चन। तो एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इधर तो आ गया फिर, और नीचे से ऊपर आ गया पर वो बीच में ही है। तो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता जो रीजन बना इस केस में, वो हमें क्लैरिटी है कि वो ये रीजन बन गया, ये वाला, ये बना फीजिबल रीजन। याद करो हमने लास्ट क्लास में ही नाम करा था फीजिबल रीजन। तो अब हमने क्या करना होता है कि फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं उन पे हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो पॉइंट क्या क्या बने, ये वाला पॉइंट है विच इज़ 0,50, और ऐसे ये वाला पॉइंट है विच इज़ 0,200, और ऐसे ही फिर ये वाला पॉइंट है। ये लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई, मतलब y बराबर है 2x के। अगर हमने इस लाइन में डाला y की जगह 2x तो वो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 100, वहाँ से x कितना आ गया 20 और y आ गया 40। तो ये पॉइंट कितना बना 20,40। ऐसे हमने इस वाले में डाला 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 में हमने y की जगह 2x डाला तो 4x आ गया 200, x आ गया 50, तो 50,100 ये बने पॉइंट्स। तो हमारे काम के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये और ये। अब हम इन चारों को बारी बारी x प्लस 2y में डालेंगे। वैसे मुझे देखने हमारे पास ये कॉर्नर वाले पॉइंट जब ऑब्टेन्ड हैं तो अब हमें क्लैरिटी है कि अब हमें क्या करना है, इन सब पे हमने बारी बारी आंसर निकालना है। 50,100 हमने डाला, सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाला, वो आ गया 50 प्लस 200 विच इज़ 250। ऐसे हमने वैल्यू निकाली 0,200 के ऊपर, वो आ गई 0 प्लस 400, तो इसकी वैल्यू 0,200 पे बनी सिंपली 400। अब ऐसी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली 0,50 के ऊपर और 20,40 के ऊपर। 20,40 पे अगर मैं ओवरली निकालूँ 0,50 पे इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज, अब इसका आंसर 0,50 पे निकाला, दैट इज 100। तो एक आंसर ये बना, एक आंसर ये 250 बना था, एक आंसर ये 400 बना, और एक इसका आंसर निकाला हमने 20,40 के ऊपर। 20,40 पे आंसर आया 20 प्लस 80 विच इज़ 100। तो इसका आंसर 20,40 पे जो आंसर बना वो आ गया 100। तो अब इसमें नोटिस करो कि जो मैक्सिमम आंसर आया वो कहाँ पे आया, वो आया 400 और वो आया 0,200 पे। पर जो मिनिमम आंसर आया, क्या हमें विजिबल है कि वो 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे आ गया। देखो 0,50 पे भी वही आंसर है और 20,40 पे भी वही आंसर है। तो हमने ये बात ना एक क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी करी थी, कभी अगर ऐसे 2 पॉइंट्स पे अगर सेम आंसर अगर आ जाए तो उस केस में एक्चुअली इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे सेम आंसर आएगा। कहाँ पे, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम आंसर आएगा। पता है ऐसा क्यों होगा, नोटिस करो कि हमें कहा क्या गया, हमें कहा गया कि x प्लस 2y को मिनिमाइज करो, और x प्लस 2y हमें खुद ही देखो, अभी यहाँ पे नोटिस करो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो कंस्ट्रेंट है वो सेम है। x प्लस 2y को ही मिनिमाइज करने को कहा गया, और नोटिस करो कि x प्लस 2y ही हमें दिया गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो इस लाइन के ऊपर, इतने से सेगमेंट के ऊपर, इतने को नोटिस करो, इस सेगमेंट के ऊपर हमें समझ में आता है कि जो x प्लस 2y होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ही होगा। यहाँ पे इतने पोर्शन के ऊपर x प्लस 2y हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो जब x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे इसके ऊपर, x प्लस 2y हमेशा इक्वल टू 100 तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये पूरा लाइन सेगमेंट अपना आंसर होता है इतना सा। तो अगर कोई पूछता कि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, मतलब कितने पॉइंट्स पे मिनिमम आएगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कि कितने पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू बनेगी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमारा जवाब होता इनफाइनाइटली मेनी।
याद रखना इस पे हमारा आंसर क्या होता, देयर वुड बी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। तो इस बात पे भी एक शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी क्लोज बाउंड्री वाली फिगर में अगर 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे अगर सेम आंसर आ रहा है मिनिमम का, तो बताओ कितने पॉइंट्स पे मिनिमम, कितने पॉइंट्स पे मिनिमम होगा। तो हमें क्लियरिटी है कि इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे होगा और उसका बड़ा क्लियर सा रीज़न है, पर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बननी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम का आंसर बना दैट इज़ 400 और जो मिनिमम का आंसर बना दैट इज़ 100, जिसमें जो मिनिमम आ रहा है दैट इज़ एट इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न और अंडरस्टैंडिंग पे अब ये वाला क्वेश्चन था। हमें इसमें गिवन क्या है कि अगर z बराबर है -x+2y के, जो कि हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमें साथ में कंस्ट्रेंट्स गिवन है, तो हमें करना क्या चाहिए, पूरे फ्लो में बस फटाफट कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करा के फिगर बना देनी चाहिए। तो अब क्योंकि हमें क्लैरिटी है ऑलरेडी कि इसमें करना क्या होता है, तो अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तेज। अब देखो यहाँ पे x y > 0, देखो x > 0 नहीं गिवन, पर अब की बार x > 3 गिवन है। तो अब मुझे दिया हुआ है कि x 3 से बड़ा, x + y > 5। तो जब इसको एग्जाम में दिखाओगे तो प्रॉपर लिख के दिखाओगे, प्रॉपर सजा के x + y = 5 दिखाया, फिर वहाँ पे टेबल बनाया, जैसे हम लोग कभी याद करो 11th में करते थे, वो टेबल बनाना है, वहाँ पे शो करना है हमने अपनी वर्किंग। पर बहुत ज़्यादा कई बार ना बच्चे बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, वो भी नहीं होना, फटाफट करो, है इजी काम, मेन काम तो ये दिखाना है ना, बाकी डिज़ाइनिंग है। तो x + y > 5 के लिए हमने 5 इधर मार्क करा और 5 इधर मार्क करा और x + y = 5 वाली लाइन बना दी, और x + y > 5 के इधर बनेगा बाहर की तरफ रीजन। तो ये बन गया, हमने एक एरो सा बना लिया इसका। अब x + 2y > 6, एक x > 3, तो 3 अगर मान लो यहाँ कहीं तो > 3 हो गया। तो x = 3 वाली जो लाइन बनेगी वो कैसी बनी, वो बनती सिंपली x = 3 वाली लाइन हमें समझ में आता है कि वर्टिकल लाइन होती। कोई कहता है y = 2, तो वो लाइन होती हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल y हमेशा 2 होगा ना, मतलब हाइट हमेशा 2 होगी। x अगर हमेशा 3 है तो x हमेशा 3 कहाँ होगा, देखो इस लाइन के ऊपर कहीं भी x लो वो हमेशा 3 होगा। तो > 3 कहाँ होगा, 3 के आगे वाला हिस्सा। तो अभी तक कॉमन क्या चल रहा है, इधर चल रहा है कॉमन, जो इन दोनों के बाहर वाला आ रहा है। अब हमें दिया गया है x + 2y > 6, तो x + 2y > 6 को ना मैं x + y = 5 के साथ, अगर 6 यहाँ कहीं है, इसका अगर वैसे मैं पॉइंट्स बनाऊँ तो यहाँ कहीं ये 6 पे कट करेगा और यहाँ कहीं 3 पे। तो अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ, ये दोनों लाइंस कहाँ कहाँ पे मीट करेंगी। तो मैंने x + 2y = 6 और x + y = 5 को आपस में सॉल्व करने की कर ली, दोनों को सबट्रैक्ट करा, वहाँ से y कितना आ गया 1, y आ गया 1 और x कितना आ गया 4। इसका मतलब जिस पॉइंट पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वो 4,1 है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं है, तो 4 तो यहाँ कहीं बीच में हो जाएगा और 1 यहाँ कहीं। तो ये लाइन कुछ, ये जो पॉइंट बना वो ये बना 4,1, ये बना। तो दिस पॉइंट इज 4,1 और हमें इसका रीजन कैसा चाहिए, > 6 ये भी, तो ये भी बाहर वाला बना। तो वो रीजन और y > 0 विच इज़ दिस रीजन, तो वो रीजन जो कि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता बना, हमें समझ में आता है कि वो ये वाला रीजन हो गया। इसके भी बाहर, इसके भी बाहर, इसके हमें ऊपर चाहिए था, जो कि ये वाले से आ गया, ये वाला इसके ऊपर। तो इसके इसमें जो पॉसिबल जो कॉर्नर्स बने, वो एक बन गया ये वाला पॉइंट, एक बना ये पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे x + y = 5 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x = 3 के साथ। तो x को हमने 3 डाला तो y कितना आ गया 2। दिस पॉइंट इज 3,2, दिस पॉइंट इज 4,1 एंड दिस पॉइंट इज 6,0। तो ये बना मेरा फीजिबल रीजन, अनबाउंडेड। ये रीजन कैसा बना, अनबाउंडेड, अपर अनबाउंडेड, अपर रीजन ये ओपन है, तो कैसा बना, अनबाउंडेड। तो अब इस केस में 3,2, 4,1 और 6,0 ये 3 पॉइंट्स बने। तो हमने बारी बारी इसमें डालने शुरू कर दिए। 3,0 इसमें, 3,2 इसमें डाला, तो सिंपली अब यहाँ पे हमने शो करना शुरू कर देना है। z 3,2 पे इसका आंसर कितना बना, दिस वुड बी -3 + 4 विच वुड बी 1। हमने इसका आंसर निकाला 4,1 के ऊपर। 4,1 पे इसका आंसर कितना आ गया, -4
प्लस 2 विच इज़ -2 एंड फिर हमने इसका आंसर निकाला 6,0 के ऊपर। 6,0 पे इसका आंसर आ गया -6 ना, वो कितना बना 1। मतलब अब ये सुनना बहुत काम की बात है, -x + 2y की जो मैक्सिमम वैल्यू बनी वो 1 बनी इस एक्सप्रेशन की। अब इसमें गड़बड़ है, अब इस गड़बड़ को समझना। देखो -x + 2y को अगर मैं बनाऊं, -x + 2y को अगर मान लो मैं यहाँ ड्रॉ करूं, देखो इस बात को समझना, -x + 2y = 1 एक लाइन बनी जो कि सिंपली इस पॉइंट से पास करती, किससे 3,2 से, और -x + 2y = 1 को मैं ज़रा y को 0 डाला तो x कितना आ रहा है -1, ठीक है, x आ रहा है -1। तो ये कोई ऐसी की एक लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर -x + 2y 1 है। इस लाइन के ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन ये रहा, तो इस लाइन के अगर ऊपर नोटिस करो तो ये सारा रीजन, देखो ये सारा रीजन, ये फीजिबल रीजन है ना, ये फीजिबल रीजन है। इसके ऊपर -x + 2y 1 से बड़ा होगा। ये रीजन कौन सा, -x + और बड़े काम की बात है, सुनना ध्यान से, -x + 2y इस हिस्से में 1 से बड़ा है, और ये जो रीजन आ रहा है ये हमारे फीजिबल रीजन का पार्ट है। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम आंसर बना वो इस केस में 1 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मिनिमम अगर पूछा गया होता है ना, इसका मिनिमम 1 बन, इसका मिनिमम बन जाता, इसका मिनिमम -6 आ जाता। पर इस केस में अनबाउंडेड रीजन के साथ जब उन्होंने मैक्सिमम हमसे पूछा तो हम लोग नए तरीके से फंसे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको फिर से नोटिस करना। इसमें मैं दिखा कि अब की बार -x + 2y का आंसर, ये लाइन बनाई हमने -x + 2y = 1 वाली। अब ये रीजन हमें समझ में आता है कि -x + 2y > 1 वाला रीजन होगा, और ये अब की बार यहाँ पे देखो ये रीजन अब की बार पार्ट है, ये रीजन हमारे फीजिबल रीजन का पार्ट है। मतलब -x + 2y 1 से बड़ा हो सकता है हमारे रीजन के विद इन कंस्ट्रेंट्स के बीच में भी -x + 2y 1 से बड़ा हो सकता है। तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकती है, ये तो 1 से बड़ा भी आ रहा है हमारा आंसर, वो हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस केस में जो रीजन बना उसके बाद वाला वो अनबाउंडेड है। तो इसलिए इस केस में हमारा आंसर होता कि देयर इज नो मैक्सिमम डिफाइंड वैल्यू। इस केस में आंसर क्या बनता, 1 नहीं बनता, हमारा आंसर होता देयर इज नो मैक्सिमम डिफाइंड वैल्यू, और ये काम का था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारा इंटेंट क्या होता, तो पता है, देखो इसमें जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में जो लॉजिक समझा वो बहुत ज़्यादा काम का है, पर उसको एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करना जैसे मैंने एग्जैक्टली बोला। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी हमारे सामने इस टॉपिक की वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हमें सबसे पहले पता है प्रॉब्लम क्या आती है, कि जब मैं इस लैंग्वेज को पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग चलता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे पकड़ना कहाँ से क्वेश्चन। हमें अलग अलग से नाम दिए हुए हैं, रेशमा, विशिष्टो, मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स, PNQ। तो हमारे सामने जो इस तरीके से डेटा आता है ना, तो वो डेटा हमें कंफ्यूज करने की करता है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमें पकड़ में नहीं आता, और दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर एवरीबडी गेट्स स्टक। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो इस टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। गलत क्या मतलब, फटाफट सॉल्व होना है। और सबसे बड़ा मैजिक ये है इस टॉपिक में, सबसे पहले ये पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनाना है। याद रखना, सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये ढूंढो कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करने को बोला गया, ये मेरा पहला काम होगा। तो मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गया, हमें बोला है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो अब मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता कि भाई कॉस्ट किस बात की पड़ेगी। तो मुझे समझ में आया कि हमने 2 तरह के फूड मिक्स करने हैं, फूड P एंड फूड Q। फूड P की जो कॉस्ट है दैट इज 60 रुपीज़ पर kg, फूड Q की जो कॉस्ट है दैट इज 80 रुपीज़ पर kg। ठीक है, तो अब कॉस्ट कैसे पड़ेगी, मान लो फूड P मैंने ले लिया x kg और फूड Q ले लिया मैंने y kg। तो ऐसा करने पे जो मेरी फूड की कॉस्ट बनी दैट वुड बी सिंपली, फूड P मैंने ले लिया x kg और फूड Q ले लिया मैंने y kg। तो जो कॉस्ट बनी दैट वुड बी 60x + 80y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैजिक क्या करता है कि ये 1 सेकेंड में हमारा पूरी तरह जो वेरिएबल्स डिफाइन होने हैं वो डिफाइन कर देता है। और ये बहुत बड़ा टास्क है, ये लोगों को पता नहीं चलता, ये कहीं लिखा नहीं हुआ बुक्स में पूरी किताब कर लो, समझ नहीं आता कि हम क्यों फंस रहे हैं। एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे। तो हम लोग नहीं फंसेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जड़ समझ में आती है कि हमने क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है। तो उसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं है। Z ही बराबर हो गया 60x + 80y के। इससे पता है क्या हुआ,
इससे अपने वेरिएबल्स डिफाइंड हो गए कि अच्छा भाई ये x है और ये y है। क्या है x? जितने kg हमने लिया फूड, ये वाला p, और दूसरे वाला हो गया y। अब हमें क्या बोला, अब देखते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। अब क्या करा करो, बस एक टेबल सा बना लिया करो। एक टेबल बना लिया हमने। अब टेबल में यहाँ पे कुछ भी अपने आप वेरिएबल डिफाइन कर लो, पी क्यू, उससे ना इजी हो जाता है। ये मान लो ए और ये मान लो बी। ये मैंने एक टेबल सा बना लिया सारे उनको टर्म्स को लेके। इसमें 3 वाले भी आएंगे। पी और क्यू एक्चुअली मुझे यहाँ लिख लेने चाहिए था, पर चलो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें हमें बोला क्या कि जो विटामिन ए है वो एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए। तो जो फूड पी है वो x kg है, तो फूड पी जो है उसमें 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है पर kg, तो x में कितना होगा 3x। ऐसे ही जो फूड और इसमें विटामिन बी कितना है 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है, तो उसमें विटामिन बी कितना आ गया 5x। देखो 1 kg में था 5 यूनिट्स, तो x kg में कितना हो जाएगा 5x। ऐसे ही Q के केस में वो हो जाएगा 4x एंड 2y, ये बना। तो अब टोटल विटामिन ए कितना आया, टोटल ये 4y और 2y, टोटल विटामिन ए कितना आया 3x प्लस 4y। तो जो टोटल विटामिन ए बना 3x प्लस 4y वो हमें दिया गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होना चाहिए। और x और y दोनों एक्चुअली वेट्स हैं। सिंपली x kg हमने वन प्रोडक्ट लिया और y kg दूसरा लिया, तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में होंगे ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बने हमारे कंस्ट्रेंट्स और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो उसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं। अब सिंपली हमने क्या करना है कि इन दोनों को सिंपली सिस्टमैटिकली सॉल्व कर देना है। 3x, अब इस केस में हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट ये बना दूंगा। तो अब 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये वैल्यूज़ इसमें इनफैक्ट ना मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 और 5x प्लस 2y इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10x प्लस 4y इक्वल टू 22। इन दोनों को सॉल्व करने की करी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 7x मेरे पास बराबर आ गया 22 माइनस 8 दैट इज़ 14 के। तो वहाँ से x आ गया 2, x आ गया 2 एंड y आ जाएगा, x2 हो गया एंड y हो जाएगा 6। दैट वुड बी x is 2 एंड y वुड बी 6, 2, y आ गया 1/2, y आ गया 1/2। ये बना कॉरस्पॉन्डिंग y, ठीक है। तो अब जब मैंने इनको ड्रॉ करा तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, y को 0 डाला x आ गया 8/3, x को 0 डाला y आ गया 2। तो ये बनी एक लाइन, इसके बाहर वाला रीजन चाहिए। दूसरी बनी 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, y को 0 डाला तो x आ गया 11/5 एंड x को 0 डाला तो y आ गया 11/2। तो ऐसी कोई लाइन बनी। तो जो रीजन बना इस केस में इन कंडीशंस को फुलफिल करता है वो एक्चुअली ये वाला रीजन बना, ये बाहर वाला। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या बने, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना जो हमने सॉल्व करा, और एक ये वाला पॉइंट। तो अब हमने क्या करना है कि बारी बारी इन तीनों वैल्यूज़ को डालना है और देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम कहाँ पे आता है। पॉइंट्स क्या बने, सिंपल से पॉइंट्स बने। एक बना 0,11/2 और एक बना 8/3,0 और एक तीसरा 2,1/2। तो अभी डाल के अब ये ईजिली हो सकता था। तो मेन काम इस क्वेश्चन का फोकस क्या था कि इसको पढ़ो और इससे ये बना दो, ये और ये और ये सही बना दो। उसके बाद वाला काम वही है जो कि हम लोग ईजिली पहले देख के आए हैं। इसलिए अब ऑनवर्ड जो क्वेश्चन करेंगे ना, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो मेरा फोकस ये होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल राइट बने। तो फिर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो उस पर फोकस करना, पर कंप्लीट भी करने की करना साथ साथ। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये एक्चुअली सिंपल था, बस काम क्या था कि हम लैंग्वेज को बिल्कुल आराम से समझें और देखें कि करना क्या। तो इस क्वेश्चन में पहले पता है अपना सेंस कहाँ से शुरू होता कि मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पढ़ता, देखो शुरू में लैंग्वेज बहुत अलग सी होगी, हर बार नहीं होगी, तो उससे वरिड नहीं होना। बोर्ड्स में वैसे बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, पर कभी कभी उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज नई भी डाल दी है जो कि डायरेक्टली बुक्स में नहीं भी अवेलेबल थी। तो
उस नए क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका हमारा क्या होगा कि हम कहेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है कि भाई करना क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आता है कि हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात हमें पढ़नी थी वो ये कि हमें एक्चुअली क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा गया है। तो हमें समझ में आया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट होगा कैसे? प्रॉफिट कैसे होगा कि हमें बोला गया कि 17.5 रुपीज़ ऑन पैकेज ऑफ नट्स उसका प्रॉफिट है एंड 7 रुपीज़ ऑन पैकेट्स ऑफ बोल्स है। तो हमने कहा चलो मान लो उसने x पैकेट्स ऑफ नट्स बनाए और y पैकेट्स ऑफ बोल्स अगर बनाए तो जो प्रॉफिट होगा दैट इज 17.5x प्लस 7y। ये बना अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए था। इसके बाद का जो फ्लो है ना वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा और बड़ी इजीली चलेगा, पर ये सेंस हमारा राइट बनना चाहिए था। अब हमें क्या कहा गया कि अब देखते हैं। अब हमने टेबल बनाया और अपना फ्लो अब इसके बाद राइट कर लेंगे। अब देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 पैकेट्स थे, एक नट्स था और एक बोल्ट्स था। और हमें अब क्या क्या दिया गया है, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A एंड 3 hours ऑफ वर्क ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस अ पैकेट्स ऑफ नट्स, और 3 hours ऑन A और B यहाँ पे 2 मशीन्स हमें गिवन है। ये कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करवाएंगी अभी। ये बोल्ट्स है, मैं इसका नाम B O रख लेता हूँ। तो अब जो मशीन A के ऊपर अगर 1 पैकेट ऑफ नट्स को अगर 1 hour चाहिए तो X पैकेट्स के लिए कितना हो गया, X hours। और बिल्कुल ऐसे ही मशीन B के ऊपर एंड 3 hours ऑन मशीन B, तो ये हो जाता सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग 3x। ये हमने जो X पैकेट्स ऑफ हमने नट्स बनाया उसका टाइम कितना लगेगा मशीन A और मशीन B के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही जो हमने बोल्ट्स का पैकेट बनाया वो हमने Y पैकेट्स बनाए, तो उस पर हमें गिवन है कि 3 hours ऑन मशीन A एंड 1 hour ऑन मशीन B, तो दिस वुड बी 3y एंड y। तो टोटल जो मशीन A पे टाइम लगा वो लगा x प्लस 3y। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो मशीन A का जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो हमें गिवन है दैट इज एट मोस्ट 12 hours a day इफ़ यू ऑपरेट्स हिज मशीन्स फॉर एट मोस्ट 12 hours a day। तो x प्लस 3y हो गया लेस देन इक्वल टू 12, और सिमिलरली मशीन B के लिए 3x प्लस y हो गया लेस देन इक्वल टू 12, और x और y दोनों इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्यों? क्योंकि x और y दोनों नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स थे। तो ये बनता हमारा सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है। तो ये इसके बाद बहुत सिंपल है। पर इस क्वेश्चन में मेन काम क्या था कि हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को यहाँ पे ले आएँ। इसके बाद आई बिलीव कि ये बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में मेन मकसद क्या था कि हम लोग यहाँ तक ले आए। तो आपका काम इन क्वेश्चंस में अब पता है क्या है कि हमने ये समझ लिया कि यहाँ तक आने के बाद हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, पर यहाँ तक लाने का जो सेंस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ तक लाना हमें आना चाहिए। ये मैक्स और मिनिमा की प्रॉब्लम की तरह नहीं है कि बाद वाली लेयर्स में भी वो हमें फंसाते हैं। इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें ये क्लैरिटी में यहाँ तक बनाना आना चाहिए, उसके बाद आगे हम लोग फिनिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करो। अब ये बिल्कुल सेम था, बस प्रैक्टिस के लिए था कि एक इस तरह का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और ये वैसे डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। हमें गिवन क्या है कि अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज A एंड B। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स 2 मशीन्स, ऑटोमेटिक, हैंड ऑपरेटेड, सब लैंग्वेज हैं। हमारे काम की बात है कि भाई करना क्या है। तो हमें दिया कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। तो अब प्रॉफिट होगा कैसे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए था कि इस केस में प्रॉफिट कैसे होना है। तो प्रॉफिट कैसे होना है, he sells, the manufacturer can sell a package of screws A at a profit of 7 rupees and the second one B, screw B at a profit of 10 rupees। तो हमने X पैकेट मान लिए स्क्रू A के और Y पैकेट मान लिए स्क्रू B के, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट फंक्शन। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन दिस केस। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ। अब हमें क्लैरिटी है कि अब और क्या बोला हुआ, अब कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। कंस्ट्रेंट्स के लिए हमने फटाफट टेबल बनाया और बिल्कुल ये सेंस बनना चाहिए। अभी ये स्क्रू A है और ये B है। हमें क्या क्या अब गिवन है यहाँ पे कि अब यहाँ पे 2 तरह की मशीन्स हैं। एक ऑटोमेटिक है, उसका नाम मान लो हम रख लेते हैं ऑटो, चलो AU, और दूसरी हैंड ऑपरेटेड है, उसका नाम रख लिया H। ये 2 मशीन्स हैं। तो अब जो स्क्रू A है, ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स 2 मशीन्स। इट टेक्स 4 minutes ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 minutes ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेट ऑफ दिस मच।
तो अगर हमने x पैकेट्स अगर मैन्युफैक्चर करने हैं तो इसका टाइम लगेगा 4x, और हैंड ऑपरेटेड का x मशीन्स ही हैं, x पैकेट्स हैं, तो बन जाएगा 6x। सिंपली पहले मैंने वो भर लिया। अब दूसरे वाले के लिए ऑटोमेटिक का कितना है 6 मिनट्स, तो दिस वुड बी 6y एंड हैंड ऑपरेटेड वुड बी 3y। तो अब जो टोटल टाइम लगा दैट इज ऑटोमेटिक के ऊपर 4x प्लस 6y, और हमें गिवन है एट मोस्ट 4 आवर्स आ डे के लिए मशीन अवेलेबल है। तो अब जो हमने 4 और 6 लिया वो तो लिया मिनट्स में, तो हमें जो उधर वाला 4 आवर्स है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 6 × 4 240, ये बन गया। और ऐसे ही 6x प्लस 3y आ गया लेस देन इक्वल टू 240। दूसरी मशीन भी 4 आवर्स के लिए अवेलेबल थी, साथ में x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही है। अच्छा, अब इस केस में विजिबल है साफ साफ ना कि 4 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली 4 कैंसिल नहीं होगा, 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई हो सकता हो तो कर दो, नीचे से 3 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको ड्रॉ करना और ब्रेक करना हमारे लिए बिल्कुल शुरू वाला क्वेश्चन है, पर मेन काम क्या है कि इसको यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक ला के, यही अब इन क्वेश्चंस में जो अब हम कर रहे हैं वो ये मेन टास्क है कि हमने इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स के पता होने पे हमें आगे सॉल्व करने का रास्ता आता है, जो कि बहुत सिंपल है। तो अब मेन पर्पस क्या है कि इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस देख के हम लोग अलग अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम देख के उसको यहाँ तक ला पाएँ, क्योंकि इसके बाद का काम हमें समझ में आता है कि हाँ इजी है। तो इसको कंप्लीट कर लो, आंसर बना लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला भी। अब नेक्स्ट करो। अब ये वाला भी एग्जैक्टली सेम है, पर प्रैक्टिस के लिए बस मैंने एक और दे दिया कि चलो मतलब हमारा बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस पे पूरी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसको डील कैसे करें। तो अब हमें गिवन क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स, बड़ी खुशी की बात है, मेड ऑफ प्लाईवुड, चलो उनकी प्रॉब्लम। सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स दिस सब लैंग्वेज मतलब हमें डायरेक्टली मुझे ही समझ नहीं आता कि भाई क्या। तो अब इसमें द प्रॉफिट इज ₹5 फॉर टाइप ए एंड 6 फॉर टाइप बी। हाउ मेनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये अपने काम की बात है। तो हमने कहा अच्छा प्रॉफिट कौन करना है, तो हमने कहा x ले लो टाइप ए के और y ले लो टाइप बी के। तो 5x प्लस 6y को हमने मैक्सिमाइज करना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब हमने फटाफट बनाया टेबल, और ये भी ये बिल्कुल सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, अब इससे बेटर करने वाले हैं हम लोग। तो ये a ये b, अब हमें गिवन है कि कटिंग और असेंबलिंग, एक प्रोसेस है कटिंग, दूसरा है असेंबलिंग, AS रख लेते हैं उसका नाम, क्योंकि ए हमने ऑलरेडी नाम यूज़ करा हुआ है। 10 मिनट्स 5 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। तो इसके x हैं, तो हो गया 5x और ये हो गया 10x, और दूसरे वाला हो गया 8 और 8, तो वो हो गया 8y और 8y। तो अब जो 5x प्लस 8y है वो हमें गिवन है कि 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल है। तो 3 आवर्स हो गए 180 मिनट्स, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 200। और दूसरे वाला दैट वुड बी 10x प्लस 8y, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 आवर्स विच इज़ 240, और x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही है। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट है एंड ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इन क्वेश्चंस में जैसे ही हमने ये अंडरस्टैंडिंग बना ली तो उसके बाद का जो हमारा फ्लो है वो राइट हो जाता है। तो इसमें अब जो सारा जो सेंस है वो एक्चुअली इस लॉजिक को समझना है कि जब भी मेरे सामने इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो मेरा सोचने का तरीका क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, उसके बाद मैं कर लूँगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हमें क्या पावर प्रोवाइड करता है कि वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर देता है। ये क्वेश्चन तो अभी बहुत सिंपल कैटेगरी वाले भी हम कर रहे हैं, और खैर सिंपल नहीं है, जो बाद वाले भी हैं इस वजह से मत कंफ्यूज हो जाना। पर जो मेन टास्क है वो ये कि हमारा सोचने का फ्लो ये बन जाए। फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं है, कोई दम नहीं है, पर सोचना एग्जैक्टली ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम तरह का सेंस था, पर अब की बार 3 मशीन्स पे काम होना था। अब हमारा सेंस वही रहेगा, हम लोग अपना लॉजिक चेंज नहीं करेंगे। हमें क्या बोला कि मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टी कप्स A and B. 3 machines are needed to make product and time required in minutes on each machine is given by this and this. तो जो प्रोडक्ट A है, अभी हमें इन बातों से मतलब नहीं होता। हमारा क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा कि हमने करना क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना किसको है। तो हमें गिवन है कि प्रॉफिट ऑन कप A इज 75 पैसा एंड प्रॉफिट B इज 50 पैसा
फाइंड द नंबर ऑफ कप्स ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस पर डे सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सो एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 75 पैसा x प्लस 50 पैसा y, ये बना मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बनने के बाद अब हम लोग कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे। अब हमें गिवन है कि यहाँ पे उन्होंने हमें टेबल सा बना के ऑलरेडी दे दिया, तो अब हमें क्लियरिटी है। अब मैं यहाँ पे अगर टेबल अगर बना दूँ इन मशीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये A एंड ये B। अब हमें बताया क्या गया है कि जो A है उस पर जो फर्स्ट मशीन पे टाइम लगता है दैट इज़ 12 मिनट्स। तो सिंपली इसका कितना हो गया 12x, दूसरा कितना हो गया 18x, और लास्ट वाला कितना हो गया 6x। ऐसे ये हो गया 6y, 0y एंड 9y, ये बनी टर्म। तो अब हमें क्लियरिटी है कि जो 12x प्लस 6y है, ये फर्स्ट मशीन पे जो टाइम लगा ये वो है मशीन 1। इसका नाम अगर मान लो मैं M1 रख लूँ, इसका M2 और इसका M3। तो मशीन 1 पे जो टोटल टाइम लगा A एंड B का मिला के दैट इज 12x प्लस 6y। हमें गिवन है कि मशीन एटमोस्ट 6 आवर्स पर डे अवेलेबल है, दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 360। टाइम को सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही 18x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू 360 एंड 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर माई कंस्ट्रेंट्स। ये इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 6 से कैंसिल हो रहा है तो आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 कैंसिल होकर इट वुड बी 60। नेक्स्ट वुड बी x लेस देन इक्वल टू 20 एंड लास्ट वाला बन गया सिंपली 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके इसमें 3 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120 एंड x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही है। तो इसके बाद इसको ड्रॉ करना और हैंडल करना इट इज़ वेरी इजी। बस मेन काम क्या है कि हमारा ये राइट सेंस बन जाए। इसको अगर मान लो बना लेते हैं, y को हमने 0 डाला तो x आ गया 30, एक x इक्वल टू 20 अगर मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ये 10, ये 20, ये 30, तो फर्स्ट वाले के लिए x आ गया 30 एंड ये लाइन बनी पहले x इक्वल टू 20 वाली, तो लेस देन इक्वल टू वाला रीजन बन गया इधर वाला। अब x और y को जब हमने 0 डाला, x को 0 डाला तो y आ गया 60, ये 30 है एंड ये आगे 60 हो गया, इसका डबल यहाँ आ गई। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना इसके इसमें अब यहाँ पे नहीं बनेगा क्लियर। y को हमने 0 डाला तो x आ गया 120 जो कि बहुत दूर बना, x को 0 डाला तो y आ गया 40, यहाँ था y 60, यहाँ है y कहीं यहाँ पे 40। तो सिंपली अब हमने करना क्या था कि इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रीजन डिफाइन कर लो, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। इसके बाद पर मेन मकसद क्या है कि यहाँ तक क्वेश्चन को ले आओ, इसके बाद वाला टास्क सिंपल है जो कि हम पहले भी जानते हैं, पर एग्जैक्टली इस लैंग्वेज को राइट हैंडल करना समझो। अब नेक्स्ट करो, देखो इसीलिए मैं आज वाली क्लास में ना मेन काम क्या है कि ये लैंग्वेज पढ़ो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स बना दो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करें। उसके बाद वाला ऑन द एग्जाम्पशन कि जिसके बाद वाली अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको राइट हैंडल करो। अब नेक्स्ट करो, देखो सेम तरह की लैंग्वेज है और प्रैक्टिस के लिए भी सारा काम है। हमें बिल्कुल शुरू में पढ़ के इस क्वेश्चन में समझ आना चाहिए था कि 1 kg ऑफ फूड x कॉस्ट ₹6, 1 kg ऑफ y कॉस्ट ₹10। तो हमने कॉस्ट ऑफ मिक्सचर को मिनिमाइज करना है, तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ती 6x प्लस 10y, ये बना हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको मुझे मिनिमाइज करना है। अब हमें यहाँ पे डिफाइंड है कि x और y में जो विटामिन A, B एंड C है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है। ये x और ये y फूड, ये विटामिन A, ये विटामिन B और ये विटामिन C। तो अब जो फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है उसमें एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन A चाहिए, तो पहले वाले से कितने आए, उससे आ गए। सिंपली हमें अब यहाँ पे गिवन है कि वो अब डिफाइंड है यहाँ पे कि उसमें 1 यूनिट ऑफ विटामिन A है, तो x में कितने हो गए x यूनिट्स,
इसमें से हो गए टू यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो x में से कितने हो गए, विटामिन ए जो विटामिन बी x जो फर्स्ट वाले में से वो हो गए 2x। ऐसे जो 3 वाला है वो हो गए 3x। यहाँ पे बन गया 2y एंड y। तो अब जो टोटल विटामिन ए आया दैट इज x प्लस 2y, वो हमें गिवन है कि एटलीस्ट 10 यूनिट्स होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ऐसे ही 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एटलीस्ट देखो कई बार ना वो एटलीस्ट मान लो नाम अगर ना मेंशन हो, उन्होंने बोला कि विटामिन सी अगर मुझे चाहिए 8 यूनिट्स, तो वहाँ पे भी इक्वालिटी ना लगा लेना। क्यों? क्योंकि अपने आप एक बात सोचो कि अगर किसी ने बोला कि विटामिन सी जो है वो 8 यूनिट्स चाहिए और वहाँ पे मान लो एटलीस्ट वर्ड कई बार ना कई के क्वेश्चंस में बहुत बारीकी से मिस हो जाता है, तो उसमें भी सोचना कि अगर विटामिन सी उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें नुकसान नहीं देता, इसलिए वहाँ पे एटलीस्ट आएगा। इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में वैसे कोई ट्रबल नहीं है। तो ये मेरे कंस्ट्रेंट्स थे और ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद की हमें क्लैरिटी है। तो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या था कि इसको यहाँ तक ला के इसके बाद हम लोग डील करना जानते हैं, तो बस इस चीज़ पे फोकस करो। इसके बाद का रीजन अच्छा पता, इसमें जो रीजन बनेगा वो अनबाउंडेड बनेगा और मिनिमम ही चाहिए, तो कोई क्लैश नहीं आएगा। पर अपने एंड से ना फिनिश कर लो, इसका आंसर टैली कर लो, बेकार है, पर एग्जैक्टली इसका सेंस हमारा राइट बना होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब इसके बिना एग्जैक्टली लैंग्वेज नोटिस करो, हमें कहा क्या गया कि मिनिमाइज करो कॉस्ट को। तो अब कॉस्ट पड़ती कैसे, हमें गिवन है कि टी जो है जो एस है उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट और दूसरे वाले की कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमारी कॉस्ट पड़ जाती है 10x प्लस 4y अगर हम x यूनिट्स मंगाते एक से और 4y यूनिट्स मंगाते दूसरे से। तो अब हमें गिवन क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन पे गए वापस। अब हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए कि x यूनिट्स हमने लेने हैं s से और t यूनिट्स हमने लेने हैं y से, मतलब y यूनिट्स हमने लेने हैं t से। अब हमें दिया हुआ है कि जो ये अब कर क्या रहे हैं, ये s ये t एंड जो केमिकल A है और ये केमिकल B है। तो जो S है उसमें 4 यूनिट्स ऑफ केमिकल A है, तो x में कितना हो जाएगा 4x और उसमें B कितना है 2 यूनिट्स, तो x में कितना हो जाएगा 2x। ऐसे दूसरे वाले में 1 यूनिट ऑफ A एंड 1 यूनिट ऑफ B है, तो अब दूसरे T में 1 यूनिट ऑफ A एंड 1 यूनिट ऑफ B है, तो दैट वुड बी सिंपली y एंड यहाँ पे भी y। तो टोटल जो A आया दैट इज 4x प्लस y, वो हमें गिवन है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और ऐसे ही टोटल जो B आया दैट इज 2x प्लस y, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट बना और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना। तो इस क्वेश्चन में हमारी एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग क्या होती कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट को बिल्कुल ऐसे राइट तरीके से पकड़ लें, उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद सिंपली जो ग्राफिकल पार्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल। जो मेन टास्क है वो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको राइट पकड़ो। देखो लैंग्वेज कैसे की भी आए, हमने लैंग्वेज पे नहीं कंफ्यूज होना, हमने पढ़ना भाई करना क्या है। उसके बाद वी वुड बी एबल टू डायरेक्टली ग्रैब द नेक ऑफ दिस क्वेश्चन सो ईजिली। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसकी लैंग्वेज में भी कहा क्या कि ऑयल कंपनी रिक्वायर्स 12,000, 20,000, 15,000 बैरल्स ऑफ हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड लो ग्रेड ऑयल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अभी हमें इससे कुछ नहीं मिलता। रिफाइनरी ए डज दिस एंड दिस, बी ने ये करा, सी ने करा, अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि पूछा क्या, ताकि कि हमारे वेरिएबल्स डिफाइन हो। तो हमें गिवन है कि हाउ मेनी डेज शुड ईच बी रन टू मिनिमाइज कॉस्ट वाइल सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट्स। तो अब कॉस्ट पड़ती कैसे, रिफाइनरी ए कॉस्ट 400 पर डे एंड रिफाइनरी बी कॉस्ट 300 पर डे। इतनी सस्ती रिफाइनरी होती नहीं है, पर चलो क्वेश्चन बनाया हुआ बड़ा पुराना क्वेश्चन होगा। फिर ये मान लो कि x डेज रिफाइनरी ए वर्क करी और y डेज अगर रिफाइनरी बी अगर वर्क करी, तो ये हो गया z इज इक्वल टू 400x प्लस 300y। इससे क्या हुआ, नोटिस करो कि मेरे वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। ये है इस क्वेश्चन का पहला काम। अब देखते हैं कि कहा क्या, रिफाइनरी ए कितने दिन चलनी है x डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिफाइनरी ए वुड बी ऑपरेटिंग इट वुड बी x
and number of days for which refinery B would be operated, it would be Y, it is Y. अब हमें क्या दिया गया, refinery A produces 100, 300 and लो ग्रेड वाला जो है that is whatever, तो ये A, ये B, ये हाई ग्रेड, ये मीडियम ग्रेड, ये लो ग्रेड। अब जो रिफाइनरी A है वो इन अ डे प्रोड्यूस करती है ये 100, ये 300 और ये 200, तो x डेज में कितना प्रोड्यूस करेगी, 100x, दूसरा हो जाएगा 300x और ये हो जाएगा 200x। और जो B वाली रिफाइनरी है दैट वुड बी 200y एंड 400y एंड 100y। तो अब जो हाई ग्रेड हमें चाहिए दैट इज 100x प्लस 100x प्लस 200y, ये बना टोटल हाई ग्रेड। ये हमें गिवन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000 होना चाहिए, 12,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही 300x प्लस 400y दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। और ऐसे ही लास्ट वाला 200x प्लस 100y ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। ये मेरे कंस्ट्रेंट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्वेश्चन खत्म। ये सेंस बनाओ, ये सेंस बनाओ, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, वो चाहे तेल निकलवाएं, चाहे वो फर्टिलाइज़र सेल करें, चाहे वो कंप्यूटर सेल करें, जो मर्जी करें, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पढ़ना है कि भाई करना क्या है, मतलब व्हाट इज़ एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी डिफाइंड। ये इतनी बड़ी ट्रिक है कि अब देखो यहाँ पे नई लैंग्वेज आई, जब किसी बच्चे को दोगे ना तो यू वुड बी सरप्राइज कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बुक में भी ना इसका कोई तरीका ही नहीं बताया हुआ, तो वो होने दो उनको कंफ्यूज, कोई बात नहीं। हमें क्या करना, अगर वो कंफ्यूज हो तो उनको देख के चुपचाप स्माइल करो। सेंस ये पकड़ो कि हमने इन क्वेश्चंस को हमेशा कैसे करना है। ये इतनी बड़ी ट्रिक है ना कि मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि ये इस, जैसे मैंने कई चैप्टर्स में बोला है कि ये इस चैप्टर की है, तो ये इस चैप्टर की है। जिसको ये चाबी मिल जाए ना, उसके बाद वो उसके क्वेश्चंस में नहीं रुकता, बस उसके बाद थोड़ा दिमाग अपने आप भी चलाना कि ये कम से कम ये वाला जो पार्ट है वो राइट सॉल्व करो। तो ये कंप्लीट सेंस है, इस कंप्लीट सेंस पे बिल्कुल मास्टरी अटेन करो कि मतलब इस पे हमने मिस नहीं करना। कोई मर्जी लैंग्वेज आए, वो चेंज करके लैंग्वेज दें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, दे दो, हम तब भी सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अब आज वाली क्लास में हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमने वर्ड प्रॉब्लम इस टॉपिक में आने वाली कैसे ब्रेक करनी है, तो हमने आज वाली क्लास में थोड़े से जो कंस्ट्रेंट्स वाले क्वेश्चन शुरू में करे, एक दो, वो इंटरेस्टिंग थे, तो उस लैंग्वेज को भी याद रखना। साथ में हमने आज वाली क्लास में फर्दर एक इंटरेस्टिंग बात समझी कि जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी उनको कैसे डील करना है। लास्ट क्लास में तो हमने उस बात को केवल पहली बार देख के समझा, आज वाली क्लास में हमने उसी बात को बार बार इम्प्लीमेंट करा। नेक्स्ट क्लास फिर से कंप्लीट प्रैक्टिस है, कोई ट्रिक नहीं मेरे पास और बस करना क्या है कि इस टॉपिक का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो सेंस हमने बनाया उसको नहीं जाने देना। उसके बाद इस टॉपिक में क्वेश्चन सारे बहुत ईजी हैं। तो चलो, जो आज भी करा इसको प्रॉपरली रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर ये टॉपिक कंप्लीटली डन है। चलो, ऑल द बेस्ट।